सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, बहुत ज़्यादा नियर है। और बच्चे चाहते हैं कि देखिए सर एक एक नंबर वाले पे भी वीडियो बना दी जाए। तो बच्चों की डिमांड पे आज की हम वीडियो लेके आए हैं। इसमें एक एक नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है शामिल किया गया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि दोनों बुक के हैं, पर वीडियो असरदार रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस को जो दोनों बुक के हैं इसमें कवर कर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि वीडियो लंबी है तो आप पार्ट में करके देख लीजिएगा, अदरवाइज इतनी भी लंबी नहीं है जितने आप सुनने परेशान हो रहे हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। दोनों बुकों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफी अच्छा रहने वाले हैं ये क्वेश्चन सारे, और जो आपके बोर्ड में काम आएंगे। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, दो ध्रुवता का अंत। पहला क्वेश्चन, सीआईएस का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों सीआईएस का जो पूरा नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 के, सोवियत संघ का की कौन सी व्यवस्था थी? तो आपको बताया कि सोवियत संघ में कम्युनिज्म साम्यवादी विचारधारा थी। रूसी क्रांति कब हुई? तो बच्चों रूसी क्रांति हुई 1917 में। शीत युद्ध के दौरान महाशक्ति कौन थी? तो शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका की किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो अमेरिका में जो बच्चों पूंजीवादी व्यवस्था थी। बर्लिन की दीवार किससे संबंधित थी? अगर हम बर्लिन की दीवार की बात करें तो बर्लिन की दीवार जो थी वो शीत युद्ध को रिप्रेजेंट कर रही थी। बर्लिन की दीवार कब बनी बच्चों? बर्लिन की दीवार बनी थी 1961 में। बर्लिन की दीवार किस देश से संबंधित है? तो उसका आंसर जो है बच्चों वो है जर्मनी। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था? तो बच्चों बर्लिन की दीवार को गिराया गया था 9 नवंबर 1989 को। सीआईएस कितने देशों का समूह है? तो सीआईएस जो बना 15 देशों का समूह बना। सोवियत संघ में प्रमुख पार्टी कौन सी थी? अगर बच्चों बात करें तो सोवियत संघ की जो प्रमुख पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो बच्चों सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम। रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसको रूसी क्रांति को हम जो है बोलेश्विक क्रांति भी कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। सोवियत प्रणाली किस प्रणाली का विरोध करती है? तो सोवियत प्रणाली जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती थी। कौन सा देश दूसरी दुनिया के देश कहलाते थे? तो पूर्वी यूरोप के जो समाजवादी देश थे वो जो है दूसरी दुनिया के देश कहलाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर जगह से उठा के लेके आए हैं, छाट 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 के लेके आए हैं आपके लिए, ताकि आपको कोई और कहीं से तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आपका इतना विश्वास रहता है चैनल पे, तो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और सभी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो कंटिन्यू बने रहे और देखें आगे कौन कौन से मेन मेन क्वेश्चन है। सोवियत संघ में सुधार करने वाला व्यक्ति कौन था? सोवियत संघ में जो सुधार करने वाले व्यक्ति थे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव के दो प्रमुख सुधार का क्या नाम था? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने दो सुधार किए, पुनर्रचना और खुलापन, जिसको पेरास्टाइका और ग्लासोत कहते हैं। शॉक थेरेपी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में भी आता है। आघात देकर उपचार करना। जब जो सोवियत व्यवस्था थी उसको पहले खराब किया गया और जो है उसको पूंजीवाद में बदल गया, तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी ये थी शॉक थेरेपी थी। यानी कि पहले सोवियत व्यवस्था को खराब किया गया और उसके बाद जो है उसको निर्माण किया गया पूंजीवाद की ओर। विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से क्या है? वो ये था कि बच्चों की 90% उद्योग को जो है वो औने पौने दाम में बेच दिया गया। रूस के किन गणराज्य में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला? अगर बात करें तो चेचन्या और दागिस्तान में जो है हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। मध्य एशिया का वह देश जो 10 वर्ष 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, तो उस राइट आंसर है बच्चों आपका तजाकिस्तान। किस वर्ष भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? तो उसका सही आंसर है बच्चों 2001। शॉक थेरेपी का मॉडल किसने तैयार किया था? अगर इसकी बात करें तो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो बच्चों सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसका उत्तराधिकारी जो बना सोवियत संघ के बाद रूस बना। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब और अपनी सेना भेजी? तो सोवियत संघ ने जो है 1979 में जो है अपनी सेना भेजी थी।
सोवियत व्यवस्था की थी। सोवियत व्यवस्था वास्तव में केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी, मतलब प्लान इकोनॉमी थी वहां पे। रूस की मुद्रा का क्या नाम था? रूस की मुद्रा का नाम रूबल था। तो बच्चों ये पहले चैप्टर से इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए हैं, और आपको ने देख लिया होगा कि सारे इंपोर्टेंट टॉपिक को लिया गया है जो आपको 1 नंबर के क्वेश्चन तैयार करवाएंगे। और यही 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 4 MCQ होते हैं, उसमें आंसर देखना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं तो उसमें आंसर करना होता है। मैचिंग करनी होती है तो उसमें आंसर करना होता है। तो अगर आपको ये सब याद है तो आपको आसानी से वो 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। 12/12 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 2, सत्ता के समकालीन केंद्र। अमेरिका द्वारा यूरोप की आर्थिक मदद के लिए चलाई गई योजना का नाम क्या है बच्चों? वो मार्शल योजना थी, जिसका सन क्या था? 1948। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। यूरोपियन संघ का गठन से संबंधित संधि कौन थी? maastricht संधि थी, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन संघ का गठन कब हुआ? तो यूरोपियन संघ का जो गठन हुआ था बच्चों 7 फरवरी 1992 को हुआ था। वर्तमान समय में यूरोपियन संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 27 है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से कब अलग हुआ? ब्रिटेन अलग हुआ जनवरी 2020 में। ब्रिटेन ने जनमत संग्रह द्वारा कब यूरोपियन संघ से अलग होने का फैसला किया? तो ये जो तारीख थी वो थी जून 2016। यूरोपियन संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? अगर यूरोपियन संघ में झंडे की बात करें तो हम बच्चों में उसमें 12 सितारे हैं। यूरोपियन संघ के झंडा किसका प्रतीक है? वो पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। किस वर्ष यूरोपियन संघ ने साझा संविधान बनाने का प्रयास किया? तो ये जो वर्ष था वो 2003 का था। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपियन संघ की बच्चों मुद्रा थी वो यूरो थी। यूरोपियन संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है वो है फ्रांस। यूरोपियन संघ की सेना कौन से नंबर पे आती है? ईयू की जो सेना होती है वो दूसरे नंबर पे आती है बच्चों। विज्ञान संचार तकनीक में कौन सा स्थान है ईयू का? वो सेकंड स्थान है। इसमें एक चैप्टर और आता है, वो आता है आसियान। आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की जो स्थापना हुई थी वो अगस्त 1967 में हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। आसियान के संस्थापक देश कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये जो है आसियान के संस्थापक देश है। आसियान के अगर प्रमुख स्तंभों की बात करें तो सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और सांस्कृतिक समुदाय इसके अंतर्गत आते हैं। तो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था। आपको पता है दलाई लामा के उसको सर देने के मामले में जो है मसले पर जो है युद्ध का सामना में करना पड़ गया था। चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई? बच्चों चीन ने जो खुले द्वार की नीति अपनाई 1978 में देंग शाओपिंग के नेतृत्व में अपनाई। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, हालांकि सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन फुल फॉर्म है। जापान कब ओकार्ड का सदस्य बना? तो ये 1964। तो बच्चों दो क्वेश्चंस आपने 2 चैप्टर के जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया। और अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3, समकालीन दक्षिण एशिया। अगर हम समकालीन दक्षिण एशिया की बात करें तो इसमें जो है क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो बच्चों बांग्लादेश अस्तित्व में आया 1971 में। आपको पता है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है बांग्लादेश की आजादी के लिए जो है अभियान छेड़ा गया था। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, बाद में जो है बांग्लादेश बना। नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ? नेपाल में जो बच्चों राजतंत्र समाप्त हुआ 2008 में हुआ। नेपाल का नया संविधान कब बना? तो नेपाल का जो नया संविधान बना बच्चों 2015 में बना। श्रीलंका में वो जातियां जिनके बीच में संघर्ष था। बच्चों श्रीलंका में 2 जातियों के बीच में संघर्ष था, एक तमिल और सिंगली। तमिल लोग जो थे वो श्रीलंका में जाके बस गए थे। श्रीलंका को लगता था कि जो तमिल हैं ये बाहरी हैं और ये हमारे संसाधनों पर दबाव बना रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए जो है प्रयास किया जाता था। और सिंगली वहां के मूल लोग थे। श्रीलंका में शांति सेना कब भेजी गई? बच्चों श्रीलंका में जो राजीव गांधी के द्वारा जो है 1987 में जो है शांति सेना भेजी गई। शांति सेना वो सेना थी जो श्रीलंका में भेजी गई थी, मतलब वहां पे तमिलों और जो सिंगलों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसको खत्म करने के लिए, जो श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच में संघर्ष हो रहा है उसको खत्म करने के लिए जो है शांति सेना भेजी गई थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? ISI पाकिस्तान की जो है खुफिया एजेंसी है। दक्षेश की स्थापना कब हुई? दक्षेश की स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 में।
दक्षिण एशिया के प्रमुख देश कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान दक्षिण के प्रमुख देश हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला? अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो ये 1939 से 1945 के बीच चला। किसके स्थान पर यूएनओ की यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की। वो हुई थी बच्चों लीग ऑफ नेशन के स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व को जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाना। स्थापना के समय कुल कितने देश थे? तो बच्चों उसका सही आंसर है 51। यूएनओ में कितने सदस्य हैं? 193। अगर हम सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में जो है स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं, जिनको वीटो पावर प्राप्त है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने हैं? बच्चों आपको पता है सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी मेंबर जो ऊपर बता चुके हैं और 10 अस्थायी हो गए आपके। ठीक है बच्चों, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज हैं और 9 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य कितने हैं बच्चों? 54 इसके सदस्य हैं। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? यूएनओ के वर्तमान महासचिव बच्चों एंटोनियो गुटरेस। चैप्टर नंबर 4 हो गया आपका। चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। समकालीन विश्व में सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा की प्रमुख धारणा कौन कौन सी है? पारंपरिक और गैर पारंपरिक धारणा है। अगर पारंपरिक धारणाओं की बात करें तो इसमें युद्ध, जनसंहार, शक्ति संतुलन, गठबंधन और सस्त्रीकरण इत्यादि आता है। जबकि गैर पारंपरिक की हम बात करें तो इसमें भूख, जो नई समस्याएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु संकट, आतंकवाद, बीमारियां इत्यादि वगैरह आ जाती हैं। स्वयंसेवी संगठन कौन कौन से हैं? 2 प्रमुख स्वयंसेवी संगठन है, रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल। भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटकों की क्या बात करें तो भारत की जो सुरक्षा नीति है सबसे पहले तो वो सैन्य क्षमता को मजबूत करना चाहता है, अंदरूनी क्षमता को मजबूत करना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना चाहता है और आर्थिक विकास करना चाहता है। चैप्टर नंबर 6 पे चलेंगे बच्चों। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों में जो है इंपोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। पृथ्वी सम्मेलन बच्चों हुआ था ब्राजील 1992 में, रियो डी जेनेरियो में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वही था ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को रोकना। एनजीटी की कब स्थापना हुई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जो ऐसी ये प्राकृतिक संबंधी जो है सारे विवाद को देखती है, हल करती है। 2010 में इसकी स्थापना हुई। जिन 2 देशों के बीच पानी को लेकर संघर्ष हुआ, जॉर्डन और इजराइल। 2003 के बिजली अधिनियम के तहत किसका उपयोग प्रोत्साहित करती है? वो है नवीकरणीय ऊर्जा। जो ऊर्जा के नए संसाधन हैं, जो रिसाइकिल हो सकते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। पहली दुनिया के देशों को आमतौर पर कहा जाता है वो ग्लोबल नॉर्थ के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों चैप्टर नंबर 7, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है बच्चों? वैश्वीकरण बेसिकली विश्व अर्थव्यवस्थाओं के बीच में प्रवास है जिसमें वस्तु, पूंजी, श्रम और विचार आता है। ठीक है बच्चों, इनका जो प्रभाव होता है ये क्या कहलाता है? हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के प्रमुख उत्तरदायी कारण कौन से हैं? तकनीक, टेलीग्राफ इत्यादि। जो वैश्वीकरण को बढ़ाने में जो सबसे मेन रोल रहा है वो टेक्नोलॉजी का रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ा है और मोबाइल फोन तो आपको पता ही है। वैश्वीकरण के कौन कौन से आयाम है? अगर वैश्वीकरण के आयामों की बात करें तो आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम और सांस्कृतिक आयाम इसके अंतर्गत आते हैं। आर्थिक जो है उत्पादन संबंधित है, राजनीतिक राजनीतिक निर्णय शक्ति से, और सांस्कृतिक जो हमारी संस्कृति में बदलाव किया जा रहा है। भारत ने कब आर्थिक नीति को अपनाया? भारत ने जो बच्चों एलपीजी को अपनाया 1991 में अपनाया। आर्थिक नीति मतलब एलपीजी। एलपीजी, एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है बच्चों, इसको कहा गया एलपीजी।
वैश्वीकरण के विरोध का प्रमुख कारण क्या था? वैश्वीकरण का जो विरोध हो रहा है, जो सबसे प्रमुख कारण है वो है आर्थिक असमानता, इसमें कहा जाता है। तो बच्चों हमने पहली बुक के जो है इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के कर लिए हैं। अब हम सेकंड बुक पे चलते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू देखते रहें। तो बच्चों सेकंड बुक पे चलते हैं। हमारी जो सेकंड बुक है वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये जो आपका पहला चैप्टर है उससे संबंध में क्या क्या मेन टॉपिक है, आइए बच्चों जान लेते हैं। 1 मार्क्स से कवर कर रहे हैं, 12 नंबर का हमारा आता पेपर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट यानी कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी संविधान सभा का विशेष सत्र किसने संबोधित किया था? तो बच्चों आपको पता ही होगा, वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, मुस्लिमों की हितों की रक्षा के लिए कौन सी राजनीतिक संस्था उन्होंने बनाई थी? वो थी मुस्लिम लीग थी। सबसे पहले किस रियासत ने स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? त्रावणकोर। कौन सी रियासत ने भारत में शामिल होने का विरोध किया? 4 प्रमुख रियासत थी, हैदराबाद, जूनागढ़, त्रावणकोर, कश्मीर। 1947 में भारत के विभाजन के 2 राष्ट्र, इसमें जो बच्चों मणिपुर भी आ जाता है। ठीक है, पेपर में मणिपुर भी लिख सकते हैं आप। 1947 में भारत के विभाजन के क्या कारण थे? वो थे 2 नेशन थ्योरी। ठीक है, भारत में कुल रियासतें कौन सी थी? 565 रियासतें थी। निजाम की सेना को जाना जाता था, जो निजाम था उसकी सेना थी वो कौन थी? उसको थे रजाकार। इन्होंने ही आतंक मचाया हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन के जो है अध्यक्ष कौन थे? वो थे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1953 में की गई। 3 सदस्य थे इसके अंदर। इसने अपनी रिपोर्ट को कब लागू किया? 1956 में जो है इन्होंने अपनी रिपोर्टों को लागू किया गया। इनको इसलिए बेसिकली इसलिए बिठाया गया था, जब आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी और पहला भाषा के आधार पर राज्य बना था, तो ये देखा गया कि इस तरह से और ना मांगे आए, तो इसलिए स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। और उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भाषा के आधार पर ही राज्य बनने चाहिए, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अंतरिम सरकार कब बनी थी? वो 1946 में बनी थी, सितंबर में। बच्चों अंतरिम सरकार क्या थी? जब तक कि देश में नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, इलेक्शन नहीं हो जाता, तो उसके लिए जो सरकार बननी थी उसको इंटरिम गवर्नमेंट कहा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उसके प्रधानमंत्री थे। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां की अगर हम बात करें तो राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियां थी। एक था वो अखंडता की चुनौती, लोकतंत्र की स्थापना करना और सभी तबकों का विकास करना। हैदराबाद के शासक को क्या कहते थे? हैदराबाद के जो शासक थे वो थे निजाम। रियासत में कौन से मामलों की मांग की गई थी? रियासतों से विदेशी मामले, प्रतिरक्षा डिफेंस और संचार कम्युनिकेशन जो है अपने पास रखने की भारत सरकार ने बात की। सरदार पटेल को कहते हैं, सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। अब चलते सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। चुनाव आयोग की बच्चों स्थापना कब हुई? जनवरी 1950 में हुई। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। पिछले साल ये बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन। वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन से हैं? अभी वर्तमान में जो है राजीव कुमार जी जो है वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं। प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ये अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चला। भारत में चुनाव प्रणाली के संबंध की कौन सी प्रणाली है? भारत में जो है बच्चों एफपीटीपी अपनाई जाती है। एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा वोट मांगने वाला जो है जीत जाता है। मैक्सिमम में आरपीआई की स्थापना कब हुई? 1992 में, 60 वर्ष तक का शासन में। कांग्रेस के अगर प्रभुत्व की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण क्यों कांग्रेस डोमिनेंस कर रही थी? स्वतंत्रता संग्राम में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, एक सुसंगठित पार्टी थी, सबसे पुराना राजनीतिक दल था, प्रसिद्ध नेता था, कईयों को लगता था कि कांग्रेस ने आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यही कारण है कांग्रेस लगातार जीत रही थी। 1967 के चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी उभरी? सीपीआई। ठीक है, ईएमएस नंबूद्रिपाद किस राज्य से संबंधित है? तो वो है केरल। लोकसभा का तीसरा आम चुनाव किस वर्ष कराया गया था? वो 1962 में कराया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी है। ईवीएम का प्रयोग किस वर्ष हुआ था? ये आपका प्री बोर्ड में आया था, 2004 से शुरू हुआ है। चीन और सोवियत संघ के मुद्दे पर किस राजनीतिक दल में टूट हुई? कम्युनिस्ट पार्टी में हुई थी।
किन देशों के संविधान में केवल एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई है? तो वो है म्यांमार और चीन। वहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम है। जयप्रकाश नारायण जो थे वो कैसे नेता थे? जयप्रकाश नारायण जो थे वो समाजवादी नेता थे। 3 आम चुनावों में किस पार्टी का प्रभुत्व रहा? तो बच्चों वो रहा कांग्रेस का। पहली बार वामपंथी यानी कि लेफ्ट की जो सरकार किस राज्य में बनी? वो केरल में बनी थी। जनसंघ की स्थापना कब हुई बच्चों? जनसंघ की स्थापना हुई 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे हम, नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है बच्चों, 2 नंबर का इसमें से आता है पेपर में। बॉम्बे प्लान 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने बैठक की और नियोजित विकास अर्थव्यवस्था चलाने के प्रस्ताव की बात करी, उसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी बच्चों? योजना आयोग की जो स्थापना की थी 1950 में की गई थी। योजना आयोग का बेसिकली काम देश के लिए प्लानिंग करना था, देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना था। योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष वो बनाए गए, वो प्रधानमंत्री बनाए गए। तो आप बच्चे बताइए पहले वो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग बाद में जो है, जब अभी जो वर्तमान में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद जो बने हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको लगता था कि योजना आयोग जो है उनके अनुसार काम नहीं कर रहा है, वर्तमान चैलेंजेस को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने जो है 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग बना दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वामपंथी बच्चों पेपर में क्वेश्चन आता है, वामपंथी दक्षिणपंथी कौन है? वामपंथी वो लोग हैं जो मजदूरों किसानों के हिमायतों हैं। दक्षिणपंथी कौन से हैं? जो पूंजीपति के समर्थक हैं, यानी कि जो उद्योगों के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई बच्चों? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में, और जिसमें बेसिकली किस पे बल दिया गया था? कृषि पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी बच्चों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961 तक, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बेसिकली उद्योगों पर ज्यादा बल दिया गया है। द्वितीय योजना के शिल्पकार कौन थे? द्वितीय योजना के जो शिल्पकार थे वो पीसी महालनोबिस थे। पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो हमने कहां से लिया है बच्चों? पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है हमने सोवियत संघ से लिया है। नव लोकतांत्रिक पहल नामक विकास अभियान किस प्रदेश में चलाया गया? तो वो केरल में चलाया गया था बच्चों। पोस्को प्लांट का विरोध किस राज्य में हुआ? वो उड़ीसा में हुआ था बच्चों। आज चैप्टर नंबर 3 के बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 4, भारत के विदेशी संबंध। पंचशील समझौता कब और किसके बीच में हुआ? पंचशील समझौता जो हुआ 19 अप्रैल 1954 में नेहरू और चौनलाई के बीच में हुआ है। किस सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई? तो जो बांडुंग सम्मेलन था वो मेन था, यही गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई थी। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जो बच्चों प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था वो बेलग्रेड में हुआ। चीन पर तिब्बत पर कब्जा कब किया? अगर वो करा 1950 में। भारत से किसने मदद मांगी? तो भारत से मदद मांगी थी दलाई लामा ने 1959 में। चीन ने भारत के किन क्षेत्रों पर अधिकार जमाया? अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था नेफा, यानी कि उत्तर पूर्वी सीमांत। चीन ने भारत पे कब हमला किया बच्चों? चीन ने जो भारत पे हमला किया वो 1962 में किया। भारत ने युद्ध के समय किससे मदद मांगी थी? जब चीन ने भारत पे अटैक कर दिया था तो हमने अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगी थी। चीन युद्ध से किस रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया था? तो वीके कृष्ण मेनन थे जिनको जो है इस्तीफा देना पड़ गया था। तस्कन समझौता किनके बीच में हुआ था? तस्कन समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान के बीच हुआ। समझौते में किसने मध्यस्थता की? समझौते में मध्यस्थता की वो सोवियत संघ ने की थी। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कब बना? 1971 में। आपको पता ही है पूर्वी पाकिस्तान को जो है बांग्लादेश इंदिरा गांधी के द्वारा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। भारत ने सोवियत संघ से कितने वर्ष की संधि की थी? जब लग रहा था अमेरिका बीच में इंटरफेयर करेगा तो हमने 20 वर्ष की संधि की थी, जिसमें भारत को वचन दिया गया था सोवियत संघ के द्वारा कि वो उसकी हेल्प करेगा। शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भट्टो के बीच में हुआ। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया बच्चों? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, और उस टाइम जो हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी वो इंदिरा गांधी हुआ करती थी।
दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था मई 1998 में। और उस टाइम देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत की परमाणु नीति की बात करें तो भारत की जो सिक्योरिटी है उसमें ये कहती है नो फर्स्ट यूज, यानी न्यूक्लियर पॉलिसी में हम ये कहते हैं कि हम पहले इसको प्रयोग नहीं करेंगे। भारत में ने किन संधियों पर सिग्नेचर नहीं किए? उसमें सीटीबीटी एनपीटी पे सिग्नेचर नहीं किए, उनको लगता था ये भेदभावपूर्ण है। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल होना ना होना, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों गुटबाजी करने में लगे हुए थे। ये पूंजीवाद का था और ये साम्यवाद का था, समाजवाद। तो भारत ने कहा हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और अपना अलग गुट बनाएंगे। बच्चों चलते हैं चैप्टर नंबर 5, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई 1964 में। शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई? 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की मृत्यु हुई। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद सिंडिकेट ने किसको प्रधानमंत्री बनवाया? तो बच्चों सिंडिकेट ने जो है इंदिरा गांधी को जो है प्रधानमंत्री बनवाया। सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट के बच्चों कांग्रेस के अंदर जो एक प्रभावशाली समूह था। एक क्वेश्चन और आता है कि 1976 में कितने राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो बच्चों 9 राज्य थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? बच्चों कांग्रेस का विभाजन राष्ट्रपति चुनाव के कारण हुआ था 1969 में। कांग्रेस का विभाजन किसमें हुआ? 2 कांग्रेस बनी, एक कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ओ तो पुरानी वाली हो गई ऑर्गेनाइजेशन, आर जो है इंदिरा गांधी वाली हो गई रिक्विजिनिस्ट। 1971 में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? 1971 में जो है इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और वो काफी प्रभावशाली रहा और इंदिरा गांधी अच्छे खासे बहुमत से जो है सरकार बनाई थी। दल बदल क्या होता है बच्चों? आपने काफी चर्चित ये सब सुना होगा। दल बदल जब एक व्यक्ति एक पार्टी से जीतता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसको दल बदल कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है आयाराम गयाराम क्या है? आयाराम गयाराम जो है हरियाणा का एक विधायक था और उसने कई मर्तबा जो है पार्टी को बदला, मतलब लगातार पार्टी बदली, इसलिए कहा गया आयाराम है आयाराम गयाराम, उसके नाम से ही ये फेमस हुआ। 1969 में राष्ट्रपति कौन बने? तो 1969 में जो राष्ट्रपति बने वो वीवी गिरी बने, जो इंदिरा गांधी समर्थित थे, जबकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो नीलम संजीव रेड्डी थी, नीलम संजीव रेड्डी थी। नीलम संजीव रेड्डी को हराकर वीवी गिरी जो है राष्ट्रपति बने। प्रीवी पर्स रियासत के विलय के बदले राजा को दिया जाने वाला वेतन और भत्ता था। जब राजाओं से कहा गया कि अपनी रियासत को भारत में शामिल कर दीजिए तो उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर करने पड़ते थे और ये भी कहा गया कि हम आपको कुछ हेल्प देंगे मौद्रिक रूप से, जिसको प्रीवी पर्स का नाम दिया गया। ग्रेट अलायंस क्या है? इंदिरा गांधी के विरुद्ध जो है विपक्षी दल का जो गठबंधन था वो ग्रेट अलायंस के नाम से जाना गया। बच्चों विपक्षी दल का क्या नारा था? उसका नाम रहा था इंदिरा हटाओ, और इंदिरा गांधी क्या था ये बताया था मैंने आपको, गरीब हटाओ। गैर कांग्रेसवाद से संबंधित नेता कौन थे? राम मनोहर लोहिया जो है इसके प्रमुख नेता थे। सिंडिकेट के प्रमुख नेता कौन कौन से थे? सिंडिकेट के अगर प्रमुख नेताओं की बात करें तो के कामराज, एस के पाटिल, के एस निजलीगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष इसमें आते हैं। कौन सा दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है? 1960 को जो है खतरनाक दिवस कहा जाता है। पाकिस्तान से युद्ध कब हुआ? बच्चों को पाकिस्तान से युद्ध हुआ 1965 में। कांग्रेस का विभाजन आपको बताइए 1969 में हुआ था राष्ट्रपति के चुनाव पे। चैप्टर नंबर 6 पे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्वेश्चन है। देश में आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो देश में आपातकाल की घोषणा हुई 25 जून 1975 को। आपातकाल में किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? आपातकाल में आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया था। आपातकाल किसने और किस आधार पर लगाया? आपातकाल जो लगाया वो इंदिरा गांधी ने लगाया, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया। किन राज्यों में आंदोलन हुए? गुजरात और बिहार में जो है छात्र आंदोलन हुए थे। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने जो है इसका करा था। जयप्रकाश नारायण ने किस बात की? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की बात की। आपको पता रेल हड़ताल भी हुई थी, सेवा और बोनस के लिए जो है रेल हड़ताल हुई 1974 में। इंदिरा गांधी के निर्वाचन को किसने अवैध घोषित किया? इंदिरा गांधी के निर्वाचन को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है
अवैध घोषित कर दिया था। ये राजनारायण ने याचिका लगाई थी और कहा था कि इंदिरा गांधी जो है सरकारी मशीनरी का जो है दुरुपयोग किया था, उसके आधार पर जो इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। वो फैसला किसने दिया था? उस वो फैसले देने वाले का जो नाम था, उस फैसले वाले जज का नाम था जगमोहन लाल सिन्हा। आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? आपातकाल के समय जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। प्रेस सेंसरशिप क्या है? सरकार की बिना अनुमति के बिना कुछ भी हम प्रकाशित नहीं कर सकते। यानी कि जब आपातकाल लगा था तो बच्चों ये कहा गया था कि आप जो है कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं छाप सकते। अगर आप सरकार के खिलाफ छापोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो प्रेस के लिए सेंसरशिप लगा दी गई और ये कहा गया कि आप अगर कुछ भी छापते हैं तो आपको सरकार को दिखाना पड़ेगा। इसी को ही प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 1977 में किस पार्टी की सरकार बनी? तो बच्चों 1977 में जो सरकार बनी थी वो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जनता दल की। ठीक है। 1977 में प्रधानमंत्री कौन बना? जो 1977 में जो है प्रधानमंत्री बने वो बने मोरारजी देसाई। आपातकाल के बाद कौन सा आयोग बना? आपातकाल की जांच करने के लिए साहा आयोग बना था। ओबीसी के लिए कौन सा कमीशन की स्थापना की गई थी? ओबीसी के लिए जो है मंडल आयोग बनाया गया था और वीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। ये जनता पार्टी ने ही इस आयोग को बिठाया था। जनता पार्टी की सरकार जल्दी क्यों गिर गई? बच्चों जनता पार्टी की सरकार इसलिए जल्दी गिर गई क्योंकि उनका दिशा नहीं थी, कोई नेतृत्व नहीं था, साझे कार्यक्रम का अभाव था, जो बहुत बड़ा कारण बना उनके सरकार गिरने का। और दोबारा इंदिरा गांधी भारी बहुमत से आ गई। 1971 का चुनाव इंदिरा गांधी के खिलाफ किसने लड़ा था? राजनारायण ने लड़ा था। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं? 42 है। केशवानंद भारती केस किस वजह से जाना जाता है? ये जाना जाता है संविधान के मूल ढांचे के संबंध में। निवारक नजरबंदी क्या है? यदि ऐसा संदेह होता है कि कोई व्यक्ति जो है गड़बड़ी करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसको जो है निवारक नजरबंदी कहा गया और इसको बड़े बड़े लेवल पर प्रयोग किया गया था। एक मीसा कानून आपने सुना होगा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल में इसी को लागू किया गया था। और जिसपे भी डाउट हो रहा था, जिसको लग रहा था कि ये गड़बड़ी करेगा, उसको इसी कानून के तहत जो है उठवा लिया गया। चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। बच्चों हम बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहे हैं। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये आर्टिकल 370 जो है कश्मीर से संबंधित है। 370 को कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को वर्तमान सरकार के द्वारा हटाया गया था। इसके पहले कार्यकाल में, इस पहले कार्यकाल का मतलब था 2019 में जो है इन्होंने जो है 370 को हटा दिया था। किस सम्मेलन में पंजाब को अधिक स्वायत्तता की गई मांग की गई? तो 1973 में आनंदपुर साहिब में सम्मेलन में की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? बच्चों ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था। स्वर्ण मंदिर में जो भंडार वाले छिप गया था उसको निकालने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा जो सैन्य कार्रवाई की गई थी उसको नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। पंजाब समझौता क्या था? पंजाब समझौता जो है जुलाई 1985 में हरचंद सिंह लोगोवाल और राजीव गांधी के बीच में किया गया था, जिसमें सिखों को मुआवजा देने के लिए और कई प्रावधान थे। डिटेल्स उसमें बताया गया है, वीडियो में देख लेना उसको। पूर्वोत्तर के 3 प्रमुख मुद्दे क्या है? स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। लाल डेंगा कहां से संबंधित है? तो बच्चों लाल डेंगा जो है मिजोरम से संबंधित है। गोवा कब भारत में शामिल हुआ? गोवा जो है दिसंबर 1961 में जो है भारत में शामिल हुआ। सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? बच्चों सिक्किम का भारत में विलय 1975 में 22वां राज्य बना। द्रविड़ आंदोलन के बच्चों जनक कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। असम की प्रमुख समस्या क्या थी? असम की प्रमुख समस्या थी भारी लोगों की समस्या थी कि भारी लोग जो है उनके संसाधनों को हड़प रहे हैं। लाल डेंगा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? लाल डेंगे जो थे वो मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। गोवा किस राज्य के अधीन था? पहले गोवा जो है पुर्तगालियों के पास था, बाद में जो है भारत में इसमें आ गया। अकाली दल किस राज्य से संबंधित है? अकाली दल जो है पंजाब से संबंधित है। MNF का संबंधित राज्य कौन सा है? मिजोरम। अलगाववादी आंदोलन किस राज्य में चला? मिजोरम और नागालैंड में। कश्मीर के राजा का क्या नाम था? कश्मीर के राजा का नाम था हरि सिंह। बच्चों आसू का पूरा नाम क्या था? आसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन था। और राजीव गांधी और आसू के बीच समझौता कब हुआ? वो 1985 में हुआ। बच्चों लास्ट चैप्टर में चलेंगे हम, चैप्टर नंबर 8, भारतीय राजनीति और नए बदलाव। नंबर 1, 1990 के दशक में 5 प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी? जिसमें कांग्रेस की हार, मंडल मुद्दा, राजीव गांधी जी की हत्या, नई आर्थिक नीति और गठबंधन सरकारों का युग था।
राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को किसने समर्थन दिया था? वो थे बीजेपी और वाम दलों ने दिया था। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे बच्चों। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया था और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। मंडल कमीशन को किस प्रकार से लागू किया गया था? किस सरकार ने? वीपी सिंह की सरकार ने, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जो थी। ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दायर केस कौन सा था? इंदिरा साहनी जो केस था वो ओबीसी खिलाफ था, और बाद में भी उन्होंने, कोर्ट ने भी हाँ कर दिया था कि ओबीसीओ को 27% रिजर्वेशन मिलेगा। बाबरी मस्जिद को कब ढाया गया? 1992 में 6 दिसंबर को। 2004 और 2008 मतलब 2 कार्यकालों में किसकी सरकार बनी? तो वो मनमोहन सिंह की सरकार थी। एक 2004 में बनी थी और एक 2009 में बनी थी बच्चों। ठीक है, मतलब ये लगातार कालखंड थे जिसमें यूपीए की सरकार बनी थी। गुजरात दंगे कब हुए? फरवरी मार्च 2002 में। सिख विरोधी दंगे कब हुए? 1984 में हुए थे, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। यूपीए क्या है बच्चों? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, ये कांग्रेस का गठबंधन है, अब जो इंडिया में तब्दील हो चुका है। एनडीए ये बीजेपी का गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूसीसी किस अनुच्छेद में है? 44 में है। गठबंधन सरकारों का युग कब शुरू हुआ? बच्चों गठबंधन सरकारों का युग हुआ 1989 में, यानी कि इसके बाद जो है गठबंधन सरकारें बनने लग गई। 1984 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 415 सीटें मिली थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी तो राजीव उनको जो सिंपैथी वोट मिला था और 415 वोट कांग्रेस को मिले थे। बहुमत समाज पार्टी की स्थापना किसने की? मान्यवर काशीराम जी द्वारा। 1978 के द्वितीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीपी मंडल जी थे, बताया था ऊपर। नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के कालखंड में हुई बच्चों? पीवी नरसिम्हा राव जी के कालखंड में। और एनडीए 1 और 2 के प्रमुख नेता कौन थे? एनडीए 1 और 2 के जो प्रमुख नेता थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने काफी लंबे तक जो है बीजेपी को लीड किया। ठीक है, और वर्तमान में जो प्रमुख नेता जो है आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने दोनों बुक के जो है मेन क्वेश्चंस को कर लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर जगह से छाट कर जो है आपको ये एक नंबर के क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जिसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग वगैरह सब आते हैं, असर्शन और रीजन वाले आते हैं। इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो है आप हर टाइप के क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नंबर के क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी एक नंबर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा कुछ इसमें कवर कर लिया गया है। और पेपर को बहुत अच्छे से करिए, सारा करिए, 80/80 का करिए, ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आए। 75 और 80 नंबर तो आए इनके। कहने का तात्पर्य क्या है? बटे नंबर आना चाहिए। बाकी सभी टॉपिकों के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर के लिए, 4-4 नंबर, 6-6 नंबर के लिए मैंने टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है, उनको भी आप देख लीजिए। 8 पेपर सोल्यूशन किए हुए जो पीछे आए हुए हैं, और जो सीबीएसई के द्वारा जारी किए उनको भी देखिए। कुल मिला के ओवरऑल लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे आपके। और मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करें। 80/80 नंबर आपके आए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।